तो हाँ भाई, करें शुरू। तो काफी लंबे समय बाद हम वन प्लस के फोन को बाय करके लाए हैं। जनरली क्या होता है, चाइनीज यूनिट को हम यूज करते हैं, मजा नहीं आता, फिर हम इंडियन यूनिट को भी बाय नहीं करते। लेकिन हमने वन प्लस 11 की जब चाइनीज यूनिट यूज करी तो हमें लगा इसकी इंडियन यूनिट तो भाई यूज करनी बनती है, तो इसलिए हम इसे उठा लाए। और यहाँ पर बॉक्स देखा जाए तो बिल्कुल सेम है, बस यहाँ पर फर्क ये ओप्पो नहीं लिखा बॉक्स पे। ओप्पो लिखा होता तो शायद पेल देते इसे। इसके अलावा बॉक्स कंटेंट बिल्कुल सेम मिलता है। मेरे को लगा था चार्जर निकाल देगी कंपनी, लेकिन नहीं, अंदर की तरफ 100 वोल्ट का फास्ट चार्जर भी है। इसके अलावा भाई फोन का लुक बिल्कुल चाइनीज यूनिट जैसा है इसका, लेकिन अंदर काफी चेंज है जिसकी बात हम आगे करेंगे। ये भी ठीक है। अब इस फोन के साथ OnePlus ने दो चीजों का कमबैक किया। एक तो एलईडी स्लाइडर, जो कि पहले देते थे लेकिन लास्ट सीरीज में हटा दिया था, तो लोगों ने बहुत गालियां दी। उसके बाद OnePlus को लगा देते हैं फिर से, और ये काफी यूजफुल भी है भाई। बॉस के साथ मीटिंग पे जा रहे, ऊपर की तरफ खिसका दो, ये साइलेंट पे लग जाता है, नीचे की तरफ करोगे फिर से रिंग पे लग जाएगा। तो ये बहुत काम का फीचर है, एंड मेरे को इंप्रेसिव लगा कि ये फिर से डाल दिया इसके अंदर। इसके अलावा हैजलब्लड भाई कैमरे पे फिर से देखने के लिए मिल रहा है। बीच में हटा दिया था क्योंकि पहले बहुत गालियां पड़ी थी कि भाई तुमने हैजलब्लड तो डाला लेकिन कैमरे कलर्स खराब हो गए। तो यहाँ पर इस बार जो कमबैक किया है ना, मैंने चाइनीज यूनिट में टेस्ट किया था, कैमरास बहुत इंप्रेसिव थे। अब इंडियन यूनिट की बात तो हम थोड़ा आगे करेंगे, वरना ही वीडियो काट दोगे आप लोग। बात तो सही है। तो ये दो रीजन तो हैं इस फोन को लेने के पीछे। तीसरा रीजन जो है वो है इसकी परफॉर्मेंस। इसके अंदर स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 प्रोसेसर दिया है, और जब हमने चाइनीज यूनिट यूज करी थी ना, iQOO 11 से कंपेयर की थी, तो काफी तगड़ी टक्कर दी थी। एंड बहुत लंबे टाइम बाद OnePlus ने iQOO को टक्कर दी थी। तो मेरे को लगा इंडियन यूनिट उठा लेते हैं और इसे भी टेस्ट करते हैं। तो जैसे चाइनीज यूनिट के अंदर स्मूथनेस थी, इसके अंदर भी सेम स्मूथनेस है। यहाँ पर कोई जिटरिंग, कोई फ्रेम ड्रॉप नहीं है। नॉर्मल यूजेज में ऐप ओपनिंग क्लोजिंग काफी फास्ट है, एंड यहाँ पर जो UI है ना, वो काफी अच्छे से ऑप्टिमाइज है। और ये चीज मैंने देखी है, ओप्पो के जितने भी सब ब्रांड है ना, उनके UI की स्मूथनेस काफी अच्छी मिलती है। तो यहाँ पर मेरे को इसकी स्मूथनेस में कोई कमी नहीं लगी। लेकिन बात करें अगर आप जिनशिन इंपैक्ट जैसा हैवी गेम खेलते हो, तो हमने इसके अंदर वो प्ले करा। थोड़े टाइम तक तो अच्छा चलता है, लेकिन जब आप थोड़े ज्यादा टाइम खेल लोगे उसके बाद फ्रेम ड्रॉप आने चालू हो जाते हैं, एंड फिर ना फ्रेम्स नीचे गिरने चालू हो जाते हैं। और हमने जब चाइनीज यूनिट के अंदर प्ले करा था ना, तो वहां पर क्या सीन था कि वहां पर कंसिस्टेंसी थोड़ी बेटर थी इसके कंपैरिजन में। और ऐसा नहीं है सिर्फ जिनशिन इंपैक्ट गेम के साथ है, अगर आप कोई दूसरा गेम लाइक COD खेलते हो या न्यू स्टेट खेलते हो, उसके अंदर भी सेम ही सीन देखने के लिए मिला है। तो यहाँ पर ये चीज को हमने क्रॉस चेक करने के लिए ना 3D मार्क के अंदर टेस्ट रन करा, एंड यहाँ पर जो कंसिस्टेंसी थी वो चाइनीज यूनिट के कंपैरिजन में अगेन कम देखने के लिए मिली। यहाँ तक कि जो Antutu स्कोर होता है ना, वो भी 1 मिलियन के पास आया था 8 Gen 2 का, जो कि भाई काफी कम है। अगर 8 Gen 1 के स्कोर की बात करूं, वो भी 1 मिलियन को क्रॉस कर देता है, लेकिन 8 Gen 2 का स्कोर इसके अंदर काफी कम देखने के लिए मिला। और ये 3rd जनरेशन प्रोसेसर है। तो यहाँ पर मेरे को लगता है कि OnePlus ने ना इसको थोड़ा सा अंडर क्लॉक करके दिया है इंडिया के अंदर। एंड इसके पीछे रीजन ये है क्योंकि जब हमने इसके अंदर हैवी टास्क करा था तो इसका टेम्परेचर लास्ट 44 डिग्री गया था। तो हीटिंग तो काफी अच्छे से कंट्रोल करी है। और अगर आप इस फोन को किसी दूसरे 8 Gen 2 वाले प्रोसेसर से कंपेयर नहीं करते, तो आपको इसकी परफॉर्मेंस अच्छी लगेगी। लेकिन अगर आप ढूंढ रहे हो एक हाई एंड परफॉर्मेंस वाला फोन जिसके अंदर आप लॉन्ग टाइम तक गेमिंग भी कर लो कंसिस्टेंसी के साथ, तो डेफिनेटली मार्केट में इससे बेहतर परफॉर्मेंस वाले आपको फोन मिल जाएंगे। और इंडिया के अंदर मैं ये चीज तो कह सकता हूँ कि इसको थोड़ा सा अंडर क्लॉक करके जरूर दिया है, पैसा बर्बाद। और फाइनली OnePlus इस बार डिस्प्ले में तो भाई सेटल हो गया है। और ऐसा इस वजह से क्योंकि हमने देखा OnePlus के फोन के अंदर, जैसे OnePlus ना रेड कलर को ज्यादा प्रमोट करता है, तो रेड कलर का टिंट मिल जाता था डिस्प्ले में, ब्लू मिल जाता था, यहां तक कि ग्रीन भी मिला है काफी बार। तो बट इस बार किसी तरीके का टिंट नहीं है। और यहाँ पर पैनल दिया है 2K और हल्का सा कर्व देने की कोशिश करी है। यहाँ पर डिस्प्ले की क्वालिटी काफी अच्छी है, विंग एंगल्स में कोई टिंट नहीं है। बस यहाँ पर मेरी दो शिकायतें हैं। एक तो यहाँ पर कर्व ना बिल्कुल प्रॉपर कर्व नहीं है, ना ही से मैं बिल्कुल कर्व बोल सकता, ना ही फ्लैट बोल सकता। बट इसकी वजह से फोन प्रीमियम जरूर फील होता है, ये मैं स्ट्रांगली कह सकता हूँ। इवन iQOO 11 से भी ये मेरे को प्रीमियम फील हुआ है फ्रंट से। बस यहाँ पर एक चीज और है जो कि इसे थोड़ा सा प्रीमियम होने से रोक देती है, वो है यहाँ पर पंच होल साइड में मिलता है। भाई अभी तक 2023 आ गई है, यहाँ पर मिड में पंच होल मिलता तो थोड़ा और बेटर होता, थोड़ा और ज्यादा फ्लैगशिप की फील देता। बट यहाँ पर ऑल ओवर मेरे डिस्प्ले से एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा है। यहाँ पर आपको सारी टेक मिल जाती है डिस्प्ले के अंदर, और इसके अंदर आप ना HDR और डॉल्बी विजन में भी OTT प्लेटफॉर्म में कंटेंट स्ट्रीम कर सकते हो। और इसकी आउटडोर पीक ब्राइटनेस भी अच्छी है। बाकी यहाँ पर आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है, जो कि तड़कता उड़कता तेजी से खोल देता है। उसकी पोजिशनिंग भी काफी अच्छी है। और जैसे मैंने बताया थोड़ा सा कर्व भले है, लेकिन इसकी वजह से प्रीमियम जरूर फील होता है फोन। और साइड का मेटल फ्रेम थोड़ा सा और प्रीमियम बना देता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज है, लाइक मैं देख रहा हूँ 2023 में ना कोई भी ब्रांड लाइक आप 1.5 लाख का फोन उठा लो, किसी में भी नया लुक नहीं है। और सेम यहाँ पर भी है। मेरे को डिजाइन ना थोड़ा नॉर्मली लगा है। और इसके दो कलर आते हैं मेरे पास, ये ग्रीन वाला है, यहाँ पर ये शाइनी है जिसकी वजह से थोड़ा सा स्लिपरी भी है, और यहाँ पर फिंगरप्रिंट भी काफी लगते हैं। तो अगर आपको शाइनी नहीं चाहिए तो आप ब्लैक देख सकते हैं। ब्लैक मैट फिनिशिंग के साथ मिलता है, उस पर फिंगरप्रिंट भी नहीं लगते। बट मेरे को पर्सनली कलर भी यही अच्छा लगा, दिक्कत तो यही है।
अबे साले। और अब इस फोन की कुछ बेसिक चीजों की बात करें तो मैं एक चीज तो देखी है, ओप्पो के जितने भी ब्रांड है ना, रियलमी हो गया, यहाँ पर वन प्लस हो गया, इनके हैप्टिक्स चलाने में बहुत मजा आता है। एक तो यहाँ पर वेरिएशन अच्छे मिलते हैं, ऊपर से यहाँ पर जो हैप्टिक फीडबैक की मोटर है वो भी काफी स्ट्रॉन्ग परफॉर्म करती है। लेकिन यहाँ पर एक चीज है, ये फोन है तो 5G, लेकिन हमें इंडोर और आउटडोर दोनों ही जगह 5G नहीं मिला। अब शायद इसकी कोई अपडेट आए, लेकिन मैं ये चीज कंफर्म नहीं कर सकता कि इसके अंदर पहले से 5G मिलता है या बाद में मिलेगा, क्योंकि ये फोन हमने खुद बाय किया अपने 60,000 रुपए लगा के भाई साहब। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। और इस बार OnePlus ने अपने स्पीकर्स पे भी अच्छा काम किया है, ये काफी इंप्रूव हो गए, काफी लाउड और बेसी हैं, अंडर 60,000 रुपीज में वन ऑफ दी बेस्ट हैं। बाकी इस बार इन्होंने स्पेशल ऑडियो भी डाला है इसके अंदर। अगर आपको स्पेशल ऑडियो के बारे में नहीं पता तो जैसे एप्पल देता है ना, आप जिसमें हेड ट्रैकिंग कर सकते हो, अगर सिर इधर करोगे तो इस ईयरफोन से ज्यादा आवाज आएगी, इससे करोगे तो इसमें ज्यादा आवाज आएगी। और अगर आपको और डीप में जानना है तो हमारी एयरपोर्ट्स वाली वीडियो चेकआउट कर लेना, नॉर्मल ईयरफोन्स में भी आपको सेम एक्सपीरियंस मिल जाएगा। लेकिन जब हमने इसके साथ यूज करे महंगे महंगे ईयरफोन स्पेशल ऑडियो टेस्ट करने के लिए, तो एक तो भाई जो हेड ट्रैकिंग है वो काम ही नहीं करता इसके साथ, तो मेरे को लगता है ये सिर्फ इनके ईयरफोन्स के साथ ही काम करेगा, जो कि हमारे पास है नहीं, तो उसके बारे में हम अच्छे से बता नहीं पाएंगे। अब आ जाते हैं उस पार्ट पे जो कि भाई OnePlus की काफी वीक हो गई थी, वो कैमराज है। और इस बार हैज़लब्लैड ने फिर से कमबैक करा इस फोन के अंदर। तो यहाँ पर एक चीज तो है, जैसे कि फ्रंट कैमरे में स्टेबलाइजेशन नहीं मिलती थी, इस बार स्टेबलाइजेशन काफी अच्छी कर दिया इन्होंने फ्रंट में। और इसके फ्रंट कैमरे से आप अंदाजा लगा सकते हो कि ओप्पो का भाई है, क्योंकि इसमें भी 1080p का ही ऑप्शन मिलता है फ्रंट के अंदर, लेकिन इसके अंदर स्टेबलाइजेशन मिल जाती है और एक अलग से ऑप्शन भी है स्टेबलाइजेशन का। और ये मैं भी इसके फ्रंट कैमरे की स्टेबलाइजेशन ऑन करके रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और मैंने देखा था कि भाई यहाँ पर जो स्टेबलाइजेशन है वो काफी अच्छी है। मैंने चाइनीज यूनिट के अंदर ही बताया था, मतलब भागोगे ना पूरा हाथ हिल जाएगा, लेकिन फ्रेम में से आप नहीं हिलने वाले। तो यहाँ पर मस्त व्लॉगिंग कर सकते हो भागते हुए। बट अभी भी आपको 4K का ऑप्शन नहीं मिलता फ्रंट में, तो खैर ठीक है भाई, हम स्टेबल तो वीडियो रिकॉर्ड कर पा रहे हैं। इवन जो बैक कैमरे की स्टेबलाइजेशन वो भी ठीक मिलती है। और पर्सनली मेरे को अच्छा पता है क्या लगा बैक कैमरे की वीडियो क्वालिटी में, वो है इसके कलर्स। स्टेबलाइजेशन में तो फिर भी एक बार को थोड़ी बहुत जिटरिंग मिल जाती है, लेकिन कलर्स काफी अच्छे हैं। लाइक 60,000 रुपीज में एंड्रॉइड फोन में काफी अच्छे कलर शो कर रहा है। लेकिन अगर आपको सिर्फ वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए भी कोई फोन चाहिए अंडर 60,000 रुपीज, तो यहाँ पर अभी भी मैं आईफोन ही आपको सजेस्ट कर पाऊंगा। बाकी अब यहाँ पर सीधा चले इसकी फोटोज पर, तो जब आप व्यू फाइंडर के अंदर फोटो क्लिक करते हो देखते हो ना, आपको लगेगा 60,000 का फोन है, थोड़ी ढंग की फोटो तो ले ले। क्या कर रहे हैं यार तू? लेकिन जो फोटो प्रोसेस होकर आती है ना, काफी अच्छी लगती है। और फेस देखने के बाद आपको ये पता लग जाएगा कि इसके अंदर ओप्पो का डीएनए थोड़ा सा ओवर प्रोसेस कर देता है। बट ऑल ओवर 60,000 रुपीज में इसके फ्रंट कैमरा काफी अच्छे हैं, बैक कैमरा काफी अच्छा है, और पोर्ट्रेट मोड के अंदर एज डिटेक्शन अच्छा है। लेकिन मैंने एक बात नोट करी है, जनरली जब आप दूसरे फोनों से फोटो क्लिक करोगे, सेम डिस्टेंस पर खड़े होगे पोर्ट्रेट मोड के अंदर, तो ये ना कभी कभी एज डिटेक्ट नहीं कर पाता, दूसरे फोन कर लेते हैं। तो यहाँ पर बस ये वाला एक इशू है। दूसरा, इसके अंदर जो टेलीफोटो कैमरा सेंसर दिया है, ये बहुत अच्छा परफॉर्म करता है डायरेक्ट सनलाइट के अंदर और लो लाइट के अंदर, मैंने देखा है। और OnePlus की जो एक हाईलाइट होती थी, जैसे कि भाई लो लाइट के अंदर ये किंग था, बीच में वो भाई किंग पीछे ही चला गया था, वो सिपाही बन गया था। जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। लेकिन फिर से किंग बन गया। लो लाइटिंग परफॉर्मेंस भी इसकी काफी अच्छी, काफी शार्प फोटो क्लिक करता है। तो डेफिनेटली अगर आप 60,000 रुपए में एक अच्छी फोटो क्लिक करने वाला फोन ढूंढ रहे हो, तो भाई आप इसकी तरफ जा सकते हो। OnePlus के पुराने इतिहास से मत घबराओ, ये वाकई में अच्छी फोटो क्लिक कर रहा है इस बार। अब एक ऐसे पार्ट की बात कर लेते हैं इस फोन के, जो कि आपको खुश भी कर सकता है और निराश भी कर सकता है। वो है इसका बैटरी पार्ट। लाइक इसकी चार्जिंग की बात करूं तो जैसे भाई ओप्पो, रियलमी या OnePlus क्लेम करते हैं ना अपने एडवर्टीजमेंट में, इतनी तेज चार्ज हो जाएगा, तो ये चीज भाई रियलिटी में मिलती भी है। ये फोन 24 से 25 मिनट में कंप्लीट चार्ज हो जाता है। तो चार्जिंग स्पीड तो अच्छी है, लेकिन अगर इसकी बैटरी की बात करें तो भाई इसका बैटरी बैकअप मेरे को अच्छा नहीं लगा। लाइक हमारी टेस्टिंग में भी हमें एक दिन में 2 बार चार्ज करना पड़ा है फोन। तो अगर आप एक हैवी यूजर हो तो आपको डेफिनेटली एक दिन में 2 बार चार्ज करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप एक नॉर्मल यूजर हो तो आपको एक दिन का शायद ये बैटरी बैकअप दे दे। तो यहाँ पर बैटरी बैकअप मेरे को थोड़ा सा वीक पार्ट लगा है, और वो भी जब ये थोड़ा सा अंडर क्लॉक करके दिया है फोन कंपनी ने। तो यहाँ पर इनको अपडेट से बैटरी बैकअप थोड़ा सा इंप्रूव करना चाहिए। तो ऑल ओवर भाई हमने देखा OnePlus ने इस बार एक्चुअल में इंप्रूवमेंट करी है फोन के अंदर। और अगर मेरे घर के अंदर भी कोई OnePlus का फोन लेना चाहता है तो मैं इसे इस बार इजिली रिकमेंड कर सकता हूँ। मैंने 3 साल से OnePlus के फोन किसी को रिकमेंड नहीं करे, बट इसको किया जा सकता है। बस यहाँ पर थोड़ी बहुत चीजें, जैसे इसके अंदर बग मिल रहे हैं, जो पावर है वो थोड़ी अंडर क्लॉक है, वो थोड़ी और इंप्रूव कर दें। यहाँ तक कि बैटरी बैकअप जो सबसे मेन कंसर्न है उसे इंप्रूव और कर दें तो बिल्कुल परफेक्ट फोन बन जाएगा। बाकी आप अपनी ओपिनियन बताने कि आपको कैसा लग रहा है फोन, और अगर आप इसे यूज कर रहे हो तो अपना रिव्यू भी कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हो मेरे साथ। तो मेरा नाम है पीयूष, और अगर आप चैनल पर पहली बार है तो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। तो मिलते हैं जल्दी कूल और एक्साइटिंग वीडियो में। तो जब तक के लिए जो मन में आएगा इसको करें। डू वॉच योर हार्ट फील, स्टे इन विद द HFV बॉक्स गाइस।